हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करेंगे जाके। जैसे हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो आज के जो देखो जो हमारा प्रैक्टिस सेट है जाके, ठीक है, वो 7 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया पेपर है, ठीक है ना। उसी के मैं आप लोगों के 20 क्वेश्चनों में से 17-18 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कराऊंगा जाके, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे जाके एक मोटिवेशनल शायरी से, ठीक है। तो जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं एसएससी जीडी वर्दी को पाने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए एक शायरी है कि वर्दी का जो सपना है, वर्दी का जो सपना है उस सपने को पूरा करना है, वर्दी का जो सपना है उस सपने को पूरा करना है। मेहनत चाहे कितनी भी लग जाए, मेहनत चाहे कितनी भी लग जाए, एक बार वर्दी तो तन पे रखना है, एक बार वर्दी तो तन पे रखना है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए, और आप लोग मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि अब की बार 2025 में आपको एसएससी जीडी की वर्दी जरूर प्राप्त हो, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि एक वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले हानि का 10 गुना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, कॉस्ट सीपी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा जाके सीपी लिखा, ठीक है। देखो, वो दो विक्रय मूल्य दे रहा है, ठीक है। एक विक्रय मूल्य पे उसको हानि हो रही है और एक विक्रय मूल्य पे उसको लाभ हो रहा है, ठीक। तो वो कह रहा है कि जब वो वस्तु को 3300 रुपये में बेचता है, ठीक है, तब उसको लाभ होता है। और जब वो वस्तु को 2970 रुपये में बेचता है, मतलब कि जब वो वस्तु को कितने बेचता है, 2970 रुपये में, तब उसको हानि होती है, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जो लाभ होता है, मान लिया कि सॉरी जो यहाँ पे हानि होती है एक, अब इसी एक का 10 गुना यहाँ पे उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। मान लिया कि जब वो 2970 रुपये में वस्तु को बेचता है उसको एक की हानि होती है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो वस्तु को 3300 रुपये में बेचता है तो उसको उस हानि का 10 गुना लाभ होता है। एक का 10 गुना कितना होगा, 10, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें, दूरी कितनी हो जाएगी, एक इधर और 10, ये हमारा टोटल डिफरेंस कितना आएगा, 11 का आएगा ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 3300 में 2970 रुपये घटाएंगे तो ये कितना अंतर आएगा, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ये जो अंतर होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये इनके अंतर के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से एक, यहाँ 10, ये पूरा कितना हो गया, 10, 11 हो जाएगा। ये जो 11 है इनके अंतर के बराबर होता है, तो 330 रुपये हो जाएगा जाके, ठीक। तो ये इसका कितने गुना है, अगर हम ये देखें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 11 3 33, 30 आ गई जाके, एक की वैल्यू 30 रुपये आ गई, ठीक है। तो देखो, अब हमें कह रहे हैं कि अगर 30% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। तो देखो, एक की वैल्यू 30 है, आपको अगर कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो आप 30% का लाभ निकाल सकते हैं ना, ठीक। तो हम लोग एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान कितना है, 30 है, एक का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 2900 में 30 ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाएगा ना, ठीक। तो जो हमारा सीपी आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2970 में 30 को ऐड करेंगे तो 3000 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब वो कह रहा है इस ये जो क्रय मूल्य है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। जो देखो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, ठीक, 100% होता है। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर 30% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु कितने में बेचना चाहिए, तो 130% का हमसे मान पूछा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो हमारे कट जाए, 13 तियाँ 39 और 2 जीरो, तो 3900 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा अगर उसको 30% की लाभ प्राप्त करना है। देखो, हम क्या करते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग कॉस्ट प्राइस को बीच में लिखते हैं, ठीक है। पहले वो वाला विक्रय मूल्य इधर लिखते हैं जिसपे उसको हानि होती है, ठीक, और इधर लिखते हैं जिस पर उसको प्रॉफिट होता है, ठीक। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मूल्य पर बेचने पर जिसको हानि होती है उसका 10 गुना 3300 रुपये बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है, मतलब कि 10 गुना प्रॉफिट होता है,
जब वो वस्तु को 3300 रुपये में बेचता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये अंतर होता है, इनका जो योग होता है, इनके अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ से इधर की तरफ घटाएंगे, इधर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया जाके इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3900 रुपये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या करना था, कुछ भी तो नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक, बस थोड़ा सा सोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि रमता अकेले काम को 100 दिनों में कर सकती है, सुमन अकेले उसी काम को 120 दिनों में कर सकती है, और नीतू अकेले उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 6000 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक, तो उसमें सुमन का हिस्सा कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जब जैसे कि कोई राशि होती है जाके और उसको कई वर्करों में बांटना होता है, तो हम लोग जो वर्कर होते हैं जाके या भी जो लोग होते हैं उनके हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक, और आप लोगों को पता है कि क्षमता कैसे निकालते हैं। देखो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऋतु है, सॉरी जो रमिता है, वो काम को 100 दिनों में, देखो रमिता जो है वो काम को 100 दिनों में करती है। ठीक, और जो सुमन है वो अकेले उसी काम को 120 दिनों में करती है। ठीक है, और जो नीतू है वो उसी काम को कितने दिनों में करती है, 150 दिनों में करती है। ठीक है, तो हमें इनकी इफिशिएंसी निकालनी है ना, तो इनके कार्य का इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 600 एलसीएम हो जाएगा। 100 120 150 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600। तो इसकी में क्षमता निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी क्षमता निकालनी है तो 5 आ जाएगी। नीतू की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, देखो तो देखो टोटल वो 6000 रुपये बांट रहा है ना, जो टोटल मतलब कि जो मजदूरी होती है वो हमारे इफिशियंसी के योग के बराबर होती है। 6 4 10 15, मतलब कि 15 का मान कितना दिया है कि जो मजदूरी बढ़ती है वो हमारी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ती है ना, तो 15 का मान कितना है, 6000। और हमसे पूछा है कितना है, सुमन का पूछा है, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 3 15 3 दूनी 6, तो 2000 रुपये क्या आ जाएगा सुमन का, मतलब कि जो 2000 रुपये क्या आ जाएगा सुमन की मजदूरी, मतलब कि सुमन को प्राप्त रुपए कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक, तो कभी भी आपको बोले कि इतनी मजदूरी इतने लोगों के बीच में बांटी जाती है, तो किसी एक की पूछ ले तो हम लोग हमेशा मजदूरी को उनकी इफिशियंसी के रेशियो में बांटते हैं जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हमेशा ऑप्शन से करेंगे जाके। ठीक है, हमेशा ऑप्शन से करेंगे जाके। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन क्या लिखा है जाके, ए ऑप्शन लिखा है 88। ठीक है, और बी ऑप्शन हमारा कितना है 85, और सी ऑप्शन हमारा कितना है, ठीक, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो कितना है 94, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो कितना है 75। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है अगर हम लोग इसमें 5 की वृद्धि करें, ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें 5 की वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो क्या है 93 हमारा 4 और 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना 4 से ना 5 के, या किसी एक से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, कैंसिल हो गया। अब अगर 85 में हम लोग 5 की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हमारा 5 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 1 10 बचे, 4 दूनी 8 2 बच जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। और इसमें हम लोग जब 5 की वृद्धि कर देंगे 99, ये ना 4 से कटेगा ना 5 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर देखो जब 3 ऑप्शन हमारे कट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चौथे ऑप्शन को ऐसे ही टिक कर देते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं अगर हम लोग इसमें 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, ये 4 से भी कटेगा 5 से भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हमेशा ऑप्शन से करेंगे जाके। ठीक, समझाने में लोग टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद ही सोचो कि 88 में जब 5 जोड़ेंगे 93 नहीं कटेगा,
फिर 90 आएगा नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा तो यही कटेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आप ऑप्शन से ही करेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों W और X का औसत भार 42 kg है, ठीक है ना। WX और उनके कोच Y का औसत भार 55 kg है, तो कोच का भार कितना है। देखो मैंने एक पैटर्न बताया जाए कि अभी अगर कभी भी नए पर्सन का जो एवरेज पूछता है तो हम लोग ओल्ड रेशियो लिखते हैं और प्लस उसके आने से कितने की वृद्धि हो रही है और अब लोग कितने उनका मल्टीपल करके जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले उसका ओल्ड एवरेज कितना है जाके 42 kg है। देखो 2 लोगों का जो भार है, ठीक है ना, दो जो फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी हैं W और X, ठीक, उनका औसत भार कितना है 42 kg है। तो देखो W और जो X है, ठीक है, इनका जो औसत भार है वो कितना है 42 kg है। अब तीसरा व्यक्ति मान लो कोई कोच आ रहा है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि उसके आने से भार में क्या हो रही है, तीनों लोगों का भार 55 kg हो गया ना, मतलब कि 13 भार में वृद्धि हुई जाके, 42 में 13 की वृद्धि हुई तभी तो 55 हुआ ना, तो 13 की वृद्धि हुई। अब लोग कितने हो गए, 3 लोग हो गए, ठीक, 13 की वृद्धि कितने लोगों में हो गई, 3 लोगों में हो गई। तो किसी व्यक्ति के आने से अगर भार में वृद्धि होती है तो मतलब है कि उस व्यक्ति का भार पहले वाले औसत के भार से ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होता है, जितने अब लोग रहते हैं और एक लोग पर जितने की वृद्धि होती है। तो पहले भार कितना था, औसत भार 2 लोग 42 था। अब कोच के आने से 13 की वृद्धि हो रही है ना औसत भार में, कितने लोग हैं 3 लोग हैं, उनका गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 13 तो ये 39 हो जाएगा, 39 और 42 को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। तो जो कोच का भार होगा वो कितना होगा 81 kg हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य से मतलब कि 10%, मतलब अपनी वस्तु का जो मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह 5% छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहली बात, एक तो ये तरीका होता है कि मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, मैं 2 तरीके से ऐसे सवालों को बता रहा हूँ, ठीक है। और जब वो उस पर कितने की वृद्धि करेगा 10% की वृद्धि कर देगा, इस पर जब वो 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 110 रुपये उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा ना। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इस मार्केट प्राइस पर 5% का डिस्काउंट देता है, तो 5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20 होती है, ठीक, मतलब कि वो 1 का डिस्काउंट दे रहा 19/20 में बेचेगा। अब ये जो यहाँ से आता है ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये जो यहाँ से निकलेगा ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। तो देखो 0 0 कट गया, ठीक है, और अगर हम लोग इसको काटे जाए कितना आ जाएगा 19 एक कम 19, हासिल 1, 19 एक कम 19 एक 20, 209.2 को हम लोग जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 104.5 आ जाएगा। तो अब ये हमारा क्या है, जो ये हमारा 104.5 में निकला, ये क्या हमारा ये सेलिंग प्राइस ही तो है। कॉस्ट प्राइस उसका 100 था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 104.5, ठीक। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4.5% का उसको लाभ हो रहा है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें तो दूसरा देखो मेथड नंबर 2 इसका क्या होता है, मेथड नंबर 2 इसका ये होता है कि जब भी आपसे कहे, ज़्यादातर आप मेथड नंबर 2 को लगाएंगे, जब भी आपसे कहेंगे जाकर, देखो एग्जाम में अगर हम इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अब ये दूसरे मेथड से करना ज़्यादा सही है। जब भी कहे कि एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस में पहले इतने % की वृद्धि करके, मतलब उसका अंकित मूल्य में इतने % की वृद्धि की जाती है कॉस्ट प्राइस में, और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। देखो पहले वृद्धि हो रही फिर डिस्काउंट दिया जा रहा है, कमी हो रही है मतलब। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग AB रूल से करते हैं। किस रूल से करेंगे, AB रूल से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस रूल से करेंगे, AB रूल से करेंगे। देखो 5% की क्या हो रही है, पहले 10% की वृद्धि हो रही, 10 को प्लस, B का मान 5 हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस बीच में आएगा, तो 10 × 5 बटे में 100, तो
तो ये कितना बचेगा 5 माइनस, यहाँ हम लोग एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ठीक। जब हम लोग काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, एक को जब 2 से भाग करेंगे तो 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, घट जाएगा 4.5%। ये क्या होगा जाके प्रॉफिट, अगर प्लस आ रहा है प्रॉफिट, माइनस आता है लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ए बी रूल थोड़ा बेस्ट होता है जाके, ठीक है ना, तो इसी से किया कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 4.5% प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर बेस है। कह रहे कि सुरेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखो उसने पासिंग मार्क्स पूछा है, तो जो हम लोग पासिंग मार्क्स होता है वो 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पासिंग मार्क्स देखो इसका क्या होगा जाके, जो उसका पासिंग मार्क्स हो जाके, देखो एक तो आप जब पहले कंडीशन में जब भी कहता है कि वो अनुत्तीर्ण हो रहा है तो वहां से निकाल सकते हैं। एक तो आप वहां से निकाल सकते हैं जब वो कहता है कि उत्तीर्ण हो रहा है। तो हम लोग पहली कंडीशन से वो कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स से देखो इसका क्या होगा, देखो वो जब 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, 20 अंकों से। तो अगर वो 20% अंक प्राप्त कर रहा है और 20 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब उसको 20 की कमी है, मतलब उससे अगर 20 और अंक उसके ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, वही पासिंग मार्क्स हो जाएगा। मतलब कि 20% प्लस का 20 क्या होगा, उसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका पासिंग मार्क्स है, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों को देखो हम लोग कैसे कर दे, ये चीज हमको निकालनी है, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हमेशा ऐसे करते, हम लोग एक तरफ परसेंटेज का डिफरेंस लिख लेते हैं और दूसरी तरफ जो एक मतलब कि जो उनके नंबर होते हैं जाके उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे कहता है कि वो एक बार इतने % अंक प्राप्त करता है तो अनुत्तीर्ण होता है, फिर दोबारा कहता है इतने % अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण हो जाता है। तो वो जो परसेंटेज 2 कंडीशन में दिया रहता है उनका हम लोग एक तरफ अंतर लिखते हैं। तो अगर हम लोग 20% और 70% का अंतर निकाले तो कितना आ जाएगा, 50%। ये जो हमारा होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो हमारा बराबर होगा जाके ये किसके बराबर होगा। अब वो पहले कंडीशन कह रहे हैं कि वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि वो 5 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है। तो हम लोग उन अंकों को जोड़ देते हैं, 20 + 5 25 हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ से 50% की वैल्यू कितनी निकली, 25, ठीक। अगर हम लोग यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल लें या 1% की वैल्यू निकाल लें, ठीक, या हम लोग 5% की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 या 1% की हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। 25 दूनी 50 तो 1/2 आ जाएगा 1% की वैल्यू। हमें पासिंग मार्क्स में 20% दिखाना है और प्लस 20 जोड़ देना, तो 20% की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, 1% की वैल्यू 1/2 तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक। और हमको दिखाना क्या है, पासिंग मार्क्स, मतलब कि 20% की वैल्यू 10 और प्लस का 20 अंक और, मतलब पासिंग मार्क्स उसका कितना हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा, ठीक। देखो हम इस चीज को पहले की भी कंडीशन से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं, सेकंड कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन से हम लोग कैसे निकालते हैं। सेकंड कंडीशन मान लो कह रहे हैं कि 70% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर हम लोग 70% जब वो अंक प्राप्त करता है ये पासिंग मार्क्स, तो 5 अंकों से क्या होता है, सॉरी उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि 5 अंक उसमें से घटा दो। देखो 20% की वैल्यू 10 है, 70% की वैल्यू कितनी होगी जाके 35 होगी, -5 घटा दो। देखो यहाँ से भी पासिंग मार्क्स उसका यही निकल रहा है, ठीक, 30 अंक। बस करना क्वेश्चन में इतना ही रहता है, बस आप दिमाग में ये सोचिए कि परसेंटेज का हम लोग एक तरफ डिफरेंस लिखते हैं और अंकों को जोड़ देते हैं, ठीक है। बस वहाँ से जिस रेशियो में हमको परसेंटेज चाहिए उसी रेशियो में चीज निकाल लेते हैं, ठीक। और 2 तरीके से आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस जो क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा जाके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे कि एक दीवार को पूरा करने में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है, ठीक। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय अकेले कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखो 2 लोग हैं, एक है विजय और एक है, और दूसरा लोग कौन है, विजय और रमेश, ठीक है। देखो इनकी यहाँ पे इफिशियंसी का
टाइम का रेशियो दिया है, ठीक है ना। कह रहे कि रमेश 40% अधिक समय लगाता है। देखो जो 40% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5 होती है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से इनके टाइम का रेशियो निकालें, अगर हम विजय और रमेश के टाइम का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा। देखो विजय जो है रमेश से 40% अधिक समय लगाता है ना, तो अगर रमेश 5 समय लगाता है तो विजय 7 समय लगाएगा। तो इनकी जो इफिशियंसी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, उसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। देखो जो हमेशा जो क्षमता हमारी होती है, जो इफिशियंसी होती है, वो टाइम का क्या होती है, उल्टा होती है, ठीक। तो जब टाइम का रेशियो 7:5 है तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, ठीक। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों लोग अगर मिलकर काम को 25 दिनों में खत्म करते हैं, ठीक। तो जब देखो टोटल अगर हमें वर्क निकालना है तो जब 25 दिनों में ये दोनों 7, 5, 12 की क्षमता से काम करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। तो वो कह रहा है कि इसी टोटल वर्क को विजय कितने समय में खत्म करेगा। तो इसी टोटल वर्क को विजय 5 की क्षमता से कितने 55, 25, 12, 5, 60। तो विजय इसको इस टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म कर लेगा, 60 दिन में खत्म कर लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी में ज़्यादातर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ज़्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया जाके कह रहे हैं कि 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति के पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखो जो तेज रेलगाड़ी होगी जाके, ठीक, वो कितनी दूरी चलेगी। अगर तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी तो कितनी दूरी तय करेगी, वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी ना, ठीक। तो देखो जब वो दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, देखो हमको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। तो देखो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी चालों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होती है। तो जैसे 60 और 95 का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे जाके कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये 35 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है ना, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। अब टाइम कितना लग रहा, 36 सेकंड। देखो हमें ऑप्शन जो हमारे दिए हैं जाके वो मीटर में दिए, मतलब कि हमें जो स्पीड है उसको, ये रिलेटिव स्पीड कितनी है। देखो मैंने कई बार बोला है कि जब दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चलती है, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो चालों का क्या होती है, डिफरेंस होती है, अंतर होती है, ठीक। और टाइम तो उनको 36 सेकंड लग रहा है, तो चालों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा 35 ही तो आएगा। लेकिन ये जो चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और ऑप्शन हमारे मीटर में है, तो हम लोग इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और ये जो 36 है हमारा टाइम है, ठीक। तो 18 दूनी 36, 35 और 5 दूनी 10, मतलब कि 350 मीटर। 350 मीटर क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। मतलब कि तेज रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 350 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो कह रहे हैं कि 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखो कभी भी 36 की पावर कितनी भी हो, ठीक है ना, 36 की पावर 29 जो होगा जाके, ठीक है ना, अगर हम लोग इसका वो निकाले जाके तो कितना आएगा जाके, वो लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। और अब इसको जब ये 6 ही आएगा, अब जब तुम इसको 10 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो बात करते हैं ऐसे ही, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई सारे करा दिए, तो इतना ज़्यादा मैं मतलब कि जो
वो है अपना कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। कह रहे कि यदि 5p बराबर 4q है तो p प्लस q बटे p का मान, देखो 5p बराबर 4q है तो कह रहे हैं कि p प्लस q बटे p का मान। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमको अनुपात बनाना नहीं है, ये पता है कि ये p का मान इधर है और q का मान इधर है, तो जब हम लोग 4 5 को जोड़ेंगे तो ऊपर 9 आएगा, नीचे p से मतलब p का मान इधर है, 9/4 कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 9/4 क्या होगा, राइट आंसर होगा जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं, ठीक है। नीले रंग, देखो ये क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। कह रहे कि नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपये और लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36 रुपये है। यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 रुपये है तो लाल रंग की टोपियों की संख्या कितनी है। देखो 2 टाइप की टोपियां हैं, एक ब्लू है और एक रेड है, ये 2 प्रकार की टोपियां हैं, ठीक है। देखो 2 प्रकार की टोपियां हैं, एक ब्लू है और दूसरी रेड है, ठीक। अब देखो जब नीले रंग की टोपी है उनका औसत मूल्य कितना है, 54 रुपये है, ठीक। और जो लाल रंग की टोपी है उनका औसत मूल्य कितना है, नीले रंग की टोपी का औसत मूल्य 54 रुपये और लाल रंग की टोपी का औसत मूल्य कितना है, 36 रुपये है, ठीक। और वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सभी टोपियों का औसत मूल्य कितना है, 46 रुपये है, ठीक। देखो हम लोग चीज़ों को ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो ऐसे हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे जो रेशियो आएगा जाके, ठीक है ना, ये टोपियों की संख्या का रेशियो आता है। जब हम इसको इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके, 54 में इसको घटाएंगे तो कितना 8 बचेगा ना, और 36 में ये 10 बचेगा। यहाँ ये चीज़ें रेशियो में आती हैं। ये जो रेशियो होता है जाके ये क्या हो गया, ये टोपियों की संख्या, मतलब कि नीले रंग की टोपी कितनी है 10 और लाल रंग की टोपी कितनी है 8, ये संख्या आती है यहाँ पे जो चीज़ें बोलता है, ठीक। तो रेशियो में अगर हम लोग इनको देखें तो ये 5:4 कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रेशियो में देखें इनका योग कितना है 5 4 9 है, जबकि क्वेश्चन में कितना है कह रहा है 36 कह रहा है। तो ये तरीका होता है इसको ऐसे क्वेश्चन करने का, ठीक। तो वो पूछ किसका रहा है, वो पूछ रहा है कि लाल रंग की कितनी टोपियाँ, मतलब 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 9 चौक 36, 4 चौको 16, मतलब कि लाल रंग की टोपियाँ कितनी हैं, लाल रंग की 16 टोपियाँ हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ लेता है नीली कितनी टोपियाँ तो हम लोग 5 की वैल्यू निकालते। बस ये याद रखना कि यहाँ पे जो आता है जाके हमारी संख्या आती है, जिस चीज़ की बोलता है संख्या का अनुपात आता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ बस याद रखना जाके। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि यदि पी क्यू आर बराबर 2 3, मतलब पी क्यू आर का जो रेशियो 2 3 5 है तो p/2 q/6 r/5 का मान कितना है। देखो जो हमसे देखो पी क्यू आर का रेशियो देखो कितना है, देखो p रेशियो q रेशियो r, ठीक है ना, यही तो कह रहे हैं ना, ठीक है। इनका जो रेशियो कितना है जाके 2:3:5 है। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि p/2 q/6 और r/5, p/2 q/6 और r/5 का मान निकालना है। तो यहाँ भी हम यहाँ से 2 और नीचे 6 यहाँ 5 कर देंगे। 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, मतलब अब हमें रेशियो किसका बताना है, 1:1/2 रेशियो 1 का मान बताना है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, मतलब या इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, या 2 सबका एलसीएम ले लो, 2 या इनके एलसीएम नीचे के एलसीएम से गुणा कर दो, 2:1:2, ठीक। 2 1 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मैंने ये क्वेश्चन कई बार बताया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है। जैसे कह रहे हैं कि यदि एक अर्धगोले का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो
जो अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप 2/3 करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान कितना है 42 का क्यूब, मतलब 42 इंटू 42। ठीक। एक तो चीज़ आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ है कि आप या तो इसको हल कर लो। ठीक, तो 11 की डिविजिबिलिटी तो सभी को पता है ना, तो देखो 21 दूनी 42। ठीक, हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर हम लोग देखें, 2 दूनी 4, अगर हम लोग यूनिट डिजिट देखो, अगर हम लोग यूनिट डिजिट देखें 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब कि लास्ट डिजिट दो जो हमारा आएगा जाके वो हमारा 2 आएगा जाके। ठीक, तो इस तरीके जो हमारे ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए और बी तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक, क्योंकि ऑप्शन ए और बी का लास्ट डिजिट कितना है 4 6 है, तो ये ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन हमारे बच गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बच गया जाके 15 52 32, और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो क्या है 16 24 62। ये हम लोग अब क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन हमें नहीं करना है कि 42 से ले, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप सोचे ना कि देखो अब इन दोनों ऑप्शन जो इनके लास्ट डिजिट कितना है 2 है, हम लोग क्या करेंगे इनमें ही 2 में डिविजिबिलिटी रूल 11 की चेक कर लेंगे, या हम लोग पहले भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो 5 1 6 3 9, यहाँ पे 9 आ रहा, 5 4 9, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं तो क्या दूसरे में भी है, दूसरा भी चेक कर लेना, 2 3 6 9 6 4 10 2 12, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कहने का मतलब होता है जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं उनका सम जो होता है, सम का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल है, वही हमारा ऑप्शन नंबर होता है। मतलब वो हमारी क्या होती है 11 से, मतलब कि वो अंक हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाके। ठीक, या आप डायरेक्ट भी इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी बार डिविजिबिलिटी रूल बताई तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर आप जब कैलकुलेशन से भी करते हैं तो देखो हम लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, जैसे बताया बस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, मान लो कोई चीज़ है कॉस्ट प्राइस 100 है, 25% की हानि पर बिकेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। वो इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो 25 चौको 100, 25 3 75, क्या रेशियो क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या रेशियो पूछ रहा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:3। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो गॉड मॉस का है। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 444 डिवाइड 3, ठीक है ना, कह रहा है कि 444 डिवाइड 3 प्लस 1400 डिवाइड 7 माइनस 51 का मान बताना है, माइनस 51 का मान। देखो यहाँ से अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग 150 तियाँ करते हैं तो 450 होता है, लेकिन 44 मतलब 6 कम है, मतलब 3 पर कम है, तो 148 आ जाए। 148 तियाँ कितना होता है, या आप ऐसे कर लो 3 1 कम 3, 14 3 चौको 12, तो 3 8 24। ठीक, ये 44 148 आ गया। अब हम लोग इसको 7 दूनी 14 मतलब कि 200 आ जाएगा। ठीक, अब इस 51 को घटा दो आप किसी में से। अब जब हम लोग इस 51 को हम लोग इसमें से घटाएंगे 148 में, तो यहाँ कितना बचेगा जाके 97 बचेगा, और प्लस 200 ऐड कर देंगे तो 297 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन होगा जाके। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ क्या कैलकुलेशन, अगर कुछ आता है तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे करना है। अब जो ये अगला क्वेश्चन, इसमें आप लोग देखना कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक साइकिल का मूल्य 10% की वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो जब वो 10% की वार्षिक दर से घट रहा है, ठीक है, तो 10% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी 1/10। ठीक है, मान लिया कि उसका जो पहले का मूल्य था वो कितना था x है। ठीक है ना, अब x पर क्या कह रहा है
10 में 1 की कमी, मतलब कि वो 9/10 हो गया पहले साल। अब दूसरे साल फिर से 9/10 कमी हो जाएगी, तीसरे साल फिर से 9/10 कमी हो जाएगी, और अंत में कह रहे हैं कि वो कितना है मूल्य उसका। अब वो अंत में उसका मूल्य बता रहा है कि 10,935 है। ठीक, तो देखो एक तो करने का तरीका ये होता है हमारा। ठीक है, अगर हम लोग इसको 9 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 9 एक कम 9, 1 बचा। ठीक है, 9 दूनी 18, 1 बचा। ठीक, और 9 एक कम 9, 4, 9 अपना 45, फिर से 9 से डिवाइड कर दो, 9 एक कम 9। ठीक, कितना बचेगा जाके, 3 बचेगा। 9 एक कम 9, 2 बचा। 1 मिनट, यहाँ से हम लोग 9 से दोबारा काटे तो 9 एक कम 9, 3 बचा। 9 तरीक 27 यहाँ पे हो जाएगा, 4 बचे, 9 अपना 45, फिर 9 से काट दो। ठीक, 15 ने 135 होता है, और ये इधर 3 जीरो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15,000। एक तो ये तरीका हो गया जाके। ठीक है, अब लेकिन एक और तरीका जाके इस क्वेश्चन को करने का, जाके देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत, मतलब देखो कुछ नहीं है, काटना ही तो 9 से है। ठीक, हम लोग काट लेते हैं जाके। ठीक, देखो इतना छोटा वो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए जाके। ठीक है ना, कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन आप मान लो कि वो पहले साल 9 से 10 से 9 हो गया। ठीक, अब 3 साल के लिए कमी कर लें, इनका क्यूब कर दो, इनका क्या कर दो, क्यूब कर दो। ठीक, मतलब कि यहाँ पे ये 1000 होगी और 729 अब बचा है। ठीक है, मतलब कि पहले प्राइस देखो, जब 3 साल पूछता हम लोग घात 3 कर देते, 2 साल पूछता है अगर सेम मतलब कि कमी या वृद्धि दे रहा हो, क्योंकि एक ही इसे बोला है हर साल के लिए। ठीक है ना, तो उसने 729, मतलब ये हो गया 3 साल पहले का मूल्य, ये हो गया 300 साल बाद का मूल्य, ये घटा हुआ मूल्य है। जबकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 729 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 10,000। ठीक है, 935 दी है इंटू, और आपसे 3 साल पहले पूछ रहा है, मतलब कि 10,000 का मान पूछ रहा है। ठीक, देखो एक तो ये तरीका हो गया। अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, हम लोग ऑप्शन से करेंगे जाके। मैंने बोला कि 9 में कितने गुणा करोगे, लास्ट में 5 आएंगे, 9 अपना 45 ही होता है। ठीक, अब देखो दो ऑप्शन हमारे ऐसे हैं कि जिनका लास्ट डिजिट क्या है, अगर देखो 3 जीरो तो हमारा ऑप्शन में आएगा ही, जो हमारा 3 जीरो तो हमारे ऑप्शन में रहेंगे ही जाके ना। ठीक, तो 3 जीरो रहेंगे, तो अगर हम लोग 5 पहले ऑप्शन को देखें, 5 है, 9 अपना 5 हो सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे 729 है, यहाँ 10,000 है, 7 पना, अगर हम लोग यहाँ 700 ले, 7 पना 3500। अब देखो 3500 से 3 गुने के आसपास है, मतलब 5,000 नहीं होगा, 5,000 का भी अगर 3 गुने के आसपास हम लोग देखें तो 15,000 ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये हम लोग ऑप्शन जो हमारा है जाके 15,000, डी ऑप्शन से भी देख सकते हैं, उसका लास्ट डिजिट जो है 5 है। ठीक, तो मतलब 15,000 ही ऑप्शन हमारा। अच्छा देखो 5 भी तो लास्ट डिजिट है, जो 45 यहाँ बना सकता है। लेकिन अगर जब 5,000 को हम लोगेंगे तो क्या हमारा 5 बार कटता हुआ दिख रहा है। अगर 700 हम लोग 5 बार काटेंगे तो 3500 होना चाहिए ना। अब 3500 से देखो कितना ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऐसे भी नहीं, क्योंकि वहाँ लास्ट में 1 है, मतलब 3 जीरो को अगर ना देखें, ठीक है ना, तो वहाँ 10 है या फिर 2 है, जबकि 5 ही ऐसा हो सकता है जो 9 से 45 हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका, जहाँ पे कैलकुलेटिव चीज़ें फंसती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,500 रुपए और इसका विक्रय मूल्य 8,820 रुपए है, छूट प्रतिशत कितना है। देखो हम लोग हमेशा जो मार्केट प्राइस और हमको जो सेलिंग प्राइस दे देता है, ठीक, उनका हम लोग रेशियो निकालते जाते हैं अगर हमसे डिस्काउंट पूछता है जाके। ठीक है, डिस्काउंट पर जैसे कि 10,500 रुपये मार्केट प्राइस दिया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया, 8,820। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे, जहाँ तक चीज़ें कटेंगी। 0 से 0 कट गया, 5 1 6, मतलब कि 3 से कटेगा। ठीक है ना, 3 तरह का 9, 1 बाई 3 बट 15, 0। अब 3 से इधर भी काटो, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 9 27, 1 3 चौको 12। अगर हम यहाँ से देखें, अब देखो अगर चाहो तो इसको काट सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें छूट कितनी मिली जाके, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में आसानी, क्योंकि 50 में कुछ है तो यहीं तक रहने दो, क्योंकि थोड़ा पास में आ गया ना। 50 उधर 6 इधर, मतलब कि कितने की 56 रुपये की छूट हुई जाके, कितने पे, 350 पे, क्योंकि नीचे जीरो बनना है ना, इसीलिए यहाँ पे रोक दिया था। और परसेंट नहीं निकाला, 100 से गुणा, 0 0 कर गया,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 56, तो 16% की उसको क्या हो गई जाके छूट मिली जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16%। अब देखो एक क्वेश्चन जो हमारा है ये मैं आप लोग, ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार कराया है, कम से कम अभी 22 प्रैक्टिस सेट में मैंने ऐसा क्वेश्चन 6-7 बार करा चुकी है। ठीक है, तो कभी बस टाइम चेंज कर देता है, बाकी धनराशि 2/5 ऐसे ही बोलता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आप लोग होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आप लोग आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे क्या होगा जाके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही जाके। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, और इन प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। देखो ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट है एसएससी, देखो जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ जाके वो सारे हमारे जो एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन कराए हैं 2024 और 22 में, जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के पूछे गए जाके, ठीक है ना, ज़्यादातर 2024 के हैं वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब एक पार्ट 2 आना है जाके, उसमें से मतलब कि ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन होंगे जाके। ठीक, तो वो भी मैं किसी दिन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और बाकी SI CI, ठीक है, इन दोनों को मैं एक एक क्लास में इनके क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो जो कई सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर होंगे जाके वो मैं आप लोगों को कराऊंगा जाके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही जाके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को भेजिए जाके, जिससे कि ये संख्या थोड़ी सी और बढ़ जाए जाके। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बस।